केबीसी नैनो की पुस्तक बिहार समग्र में बिहार का इतिहास के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और इस चैप्टर में हम लोग जिन जिन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे उनका सारांश पहले दिया हुआ है, जिसको मैं पढ़ दे रहा हूं, और उस सारांश के आधार पर ही हम आगामी के चैप्टर्स में उन सारी चीज़ों को कवर अप करेंगे। साथ ही साथ उन सब चैप्टर्स से जहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं, जहाँ आवश्यकता होगी वहाँ पे हम लोग उन सारी चीज़ों को देखेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे, ताकि अगर वहाँ से कोई प्रश्न आता है तो हम उसे आसानी से बना पाएँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन बिहार। प्राचीन बिहार के बारे में कहा जाता है कि बिहार सदियों तक प्राचीन भारत के गौरवशाली इतिहास का गर्भगृह रहा है। ऐतिहासिक दृष्टि से बिहार प्राचीन भारत का एक समृद्ध और वैभवशाली क्षेत्र रहा है। प्रागैतिहासिक काल से ही यह मानव सभ्यता एवं संस्कृति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, जिसका देश के इतिहास और सांस्कृतिक जीवन में निर्णायक भूमिका रही है। प्राचीन इतिहास में बिहार के 3 प्रमुख महाजनपदों मगध, अंग और वज्जी संघ के रूप में बटा हुआ था। मगध और लिच्छवी गणराज्य के शासनकाल की कार्य पद्धति से ही आज भारत के आधुनिक प्रशासनिक व्यवस्था की शुरुआत हुई है। दुनिया का पहला गणराज्य वैशाली बिहार का ही अंग था। बिहार का वर्णन हमारे 2 महान ग्रंथों रामायण एवं महाभारत में भी किया गया है। एक ओर जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने बक्सर के निकट गुरुकुल में ऋषि विश्वामित्र से शिक्षा ग्रहण की थी, तो दूसरी ओर बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर को बिहार की ही इस ऐतिहासिक भूमि पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। यह जो मैंने अभी बताया, ये प्राचीन बिहार में हम लोग स्टडी करेंगे, जो आगे के चैप्टर्स में देखेंगे। आगे के चैप्टर्स में हम लोग विस्तार से उन सारी चीज़ों को देखेंगे, फैक्ट्स को देखेंगे, जो डेट्स होंगे उनको भी देखेंगे, साथ ही साथ उनको याद करने की कोशिश करेंगे। अभी ये इसका एक सारांश था। ठीक है, अब हम लोग इसकी स्टडी शुरू करते हैं। प्राचीन बिहार की जानकारी के लिए पुरातात्विक साक्ष्य, साहित्यिक साक्ष्य, यात्रा वृत्तांत एवं कुछ अन्य स्रोत उपलब्ध हैं। पुरातात्विक साक्ष्य किसको कहते हैं? पुरातात्विक साक्ष्य उस तरह के साक्ष्यों को कहते हैं जो प्राचीन काल के, जैसे शिलालेख हों या उस समय के सिक्के हों या इमारतें हैं, स्थापत्य कला की इमारतें हैं, इस तरह की चीज़ों को पुरातात्विक साक्ष्य के रूप में देखा जाता है। साहित्यिक साक्ष्य किसे कहते हैं? साहित्यिक साक्ष्य कहने का मतलब उस समय की लिखी हुई किताबें हों, राजा महाराजाओं के दरबारों में जो कवि रहते थे उन्होंने किताबें लिखी थी, उनके द्वारा भी हमें कुछ जानकारियाँ मिलती हैं। यात्रा वृत्तांत उस समय प्राचीन काल में जो बाहर से यात्री आए, उन्होंने यहाँ की सामाजिक, राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में अपने अनुभवों को पुस्तकों के रूप में लिखा, तो ये भी उस समय के इतिहास को जानने के एक बहुत ही उपलब्ध स्रोत हैं हमारे पास। ठीक है, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे और देखेंगे। यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण स्रोत जो प्राचीन बिहार के बारे में है, वो है 8वीं सदी ईसा पूर्व में रचित शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण एक ग्रंथ है जिसके बारे में प्राचीन बिहार के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। परवर्ती काल में भी विभिन्न पुराणों जैसे अंगुत्तर निकाय, दीर्घ निकाय, बौद्ध धर्म के ग्रंथों जिनमें विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम्म पिटक, जैन रचनाओं में जिनमें भगवती सूत्र, कल्प सूत्र आदि प्रमुख हैं, इन सारे ग्रंथों के द्वारा भी हमें प्राचीन बिहार की जानकारी प्राप्त होती है। तो चलिए प्राचीन बिहार की जानकारी प्राप्त करते हुए सबसे पहले प्राचीन बिहार के इतिहास को हम लोग कालखंडों में विभाजित करते हैं। ठीक है, तो कालखंड के अनुसार बिहार के प्राचीन इतिहास को निम्न भागों में बांटा जा सकता है। पहला पूर्व पाषाण युग, दूसरा मध्य पाषाण युग, नवपाषाण युग, ताम्रपाषाण युग, वैदिक काल और महाजनपद काल। पूर्व पाषाण युग 1 लाख ईसा पूर्व तक की अवधि को पूर्व पाषाण युग कहते हैं। ये सबसे प्रारंभिक कालखंड है जिसके अवशेष, उस समय के अवशेष के रूप में जैसे फाल, कुल्हाड़ी, चाकू या खुरपी हमें बिहार के विभिन्न जगहों से प्राप्त हुए हैं। कौन से जगह हैं जहाँ से इस तरह के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? पहला जेठियन, जो कि गया में स्थित है। मुंगेर, नालंदा जिले से भी उत्खनन में इस तरह के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अभी झारखंड में चला गया है रजरप्पा, हजारीबाग एवं संजय घाटी और सोना नाला के संगम पे, सिंहभूम जिले में है सोना नाला का संगम, तो वहाँ पे भी इस तरह के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। दूसरा है मध्य पाषाण युग। मध्य पाषाण युग
1 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 40,000 ईसा पूर्व के बीच। इस समय के जो कालखंड के अवशेष हैं वो बिहार में मुख्यतः मुंगेर जिले से प्राप्त हुए हैं। देखिए यहाँ पे एक तरह का प्रश्न उठता है, अक्सर बीपीएससी इस तरह के प्रश्न पूछ देती है कि आप ये बताएं कि मध्य पाषाण युग के अवशेष बिहार के किस जिले से प्राप्त हुए हैं। तो अगर ऐसा प्रश्न आता है कि मध्य पाषाण युग के अवशेष बिहार के किस जिले से प्राप्त हुए हैं, तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा, मुंगेर जिले से प्राप्त हुए हैं। क्या मिला है साक्ष्य के रूप में, तो साक्ष्य के रूप में छोटे छोटे टुकड़ों से बनी वस्तुएं, तेज़ धार वाले नोक वाली औजार प्राप्त हुए हैं। नवपाषाण युग का काल अवधि 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के बीच रखा गया है। इस समय पत्थरों से बने सूक्ष्म औजार अवशेष के रूप में प्राप्त हुए हैं। हड्डियों से बने सामान इस रूप में प्राप्त हुए हैं। एक प्रश्न आया था बीपीएससी में जिसमें पूछा गया था कि हड्डियों से एवं सूक्ष्म औजार किस पाषाण युग के किस कालखंड के औजार हैं, तो उसका उत्तर हो जाएगा नवपाषाण युग। और एक पुनः वही प्रश्न आएगा, इस तरह का प्रश्न बन सकता है कि ये बताएं कि बिहार के किस जिले से नवपाषाण युग कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो वो कौन सा जिला है, पहला है चिरांद जगह का नाम है जो कहाँ है, सारण जिले में। और दूसरा है चेचर कहाँ है, वैशाली जिले में। ये 2 स्थान बिल्कुल याद रखें क्योंकि इससे अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं कि नवपाषाण युगीन काल के अवशेष बिहार के किस जिले से प्राप्त हुए हैं, जगह का नाम क्या है। तो पहला जगह है चिरांद जो कि सारण जिले में है और दूसरा है चेचर जो कि वैशाली जिले में प्राप्त हुआ है। अब आइए ताम्रपाषाण युग का कालखंड 1000 ईसा पूर्व से 900 ईसा पूर्व के बीच बताया गया है। इस काल में पाए जाने वाले काले एवं लाल मृदभांड सामान्य तौर पर हड़प्पा संस्कृति की विशेषता माने जाते हैं। देखिए ताम्रपाषाण युग जो कालखंड है, इसी युग के कालखंड के आसपास हड़प्पा संस्कृति की भी काल अवधि है। लगभग 2340 ईस्वी ईसा पूर्व से लेकर के 800 ईसा पूर्व तक के बीच में आर्यों के आगमन के बारे में जानकारी मिलती है, हड़प्पा की संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, तो इस कालखंड के मतलब ताम्रपाषाण युग कालखंड के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं बिहार में, चिरांद, चेचर, सोनपुर, ये सोनपुर जो कि गया जिले में है, मनेर, ताराडी, घोरा कटोरा, पाड़, सेनुआर, ओरियप आदि जगहों से ताम्रपाषाण युगीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, चिरांद और बक्सर से पूर्व उत्तर काले चमकीले मृदभांड के प्रमाण भी मिले हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे वैदिक काल। वैदिक काल में बिहार की क्या स्थिति थी। वैदिक काल भारत में आर्यों ने सर्वप्रथम सप्त सैंधव प्रदेश में बसना आरंभ किया। इस क्षेत्र में बहने वाली 7 नदियों का उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद, हमारे यहाँ कितने सारे वेद हैं, हमारे यहाँ 4 वेद हैं जिनमें प्रथम है ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद। ठीक है, ये 4 वेद है जिनमें ऋग्वेद में सर्वप्रथम 7 नदियों का उल्लेख मिलता है या सप्त सैंधव प्रदेश का उल्लेख मिलता है। ये 7 नदियाँ कौन कौन सी हैं, इसे भी याद रखने की ज़रूरत है। सिंधु, सरस्वती, सतलज, व्यास, रावी, झेलम और चिनाब। सिंधु, सरस्वती, सतलज, व्यास, रावी, झेलम और चिनाब। अब बिहार के संदर्भ में सर्वप्रथम जानकारी हमें शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। ये इससे भी एक प्रश्न आ चुका है बीपीएससी में। पूर्व में एक प्रश्न आया था कि बिहार के संदर्भ का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है, तो शतपथ ब्राह्मण। इस पुराण के अनुसार मगध का राजवंश बृहदत्त वंश से प्रारंभ होता है। मगध राज्य का राजवंश किससे प्रारंभ होता है, बृहदत्त वंश से। ऋग्वेद में मगध क्षेत्र को कीकट एवं इस क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों को व्रात्य कहा गया है। वायु पुराण एवं पद्म पुराण में गया, राजगीर, पुनपुन आदि को पवित्र स्थानों की श्रेणी में, जबकि वराह पुराण में कीकट को एक अपवित्र प्रदेश कहा गया है। मगध का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। यहाँ से भी एक प्रश्न पूछा गया था कि मगध का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है, उसका उत्तर होगा अथर्ववेद। मगध महाजनपद में वर्तमान समय में, मगध जो महाजनपद था वो वर्तमान समय में कहाँ था, वह पटना, नालंदा, गया, औरंगाबाद, जहानाबाद और नवादा जिले के क्षेत्र शामिल थे। अभी के बिहार की जो अभी की राजनीतिक व्यवस्था है, जो ज्योग्राफिकल एरिया है, उसमें नालंदा,
पटना, गया, औरंगाबाद, जहानाबाद और नवादा जिलों का क्षेत्र जो मिला जुला क्षेत्र है, यही उस समय का मगध महाजनपद था। ठीक है। बिहार में वैदिक संस्कृति का प्रसार मुख्यतः उत्तर वैदिक काल में ही हुआ और इसी काल में बिहारियों का आर्यकरण का प्रारंभ हुआ। आर्यकरण का प्रारंभ करने का मतलब कि आर्यों का प्रवेश बिहार के क्षेत्र में हुआ। ये कुछ आदर्श वाक्य हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि अक्सर इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि आप बताइए कि ये सेंटेंस जैसे सत्यमेव जयते ये किस उपनिषद से या किस ग्रंथ से लिया गया है। ठीक है, तो हम लोग इसको भी एक बार देख लें। जैसे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, यह गायत्री मंत्र है। ये किस वेद से लिया गया है? यह ऋग वेद से लिया गया है। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते यह एक वाक्य है जो हमारा राष्ट्रीय एम्बलम के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। हमारे सिक्कों के ऊपर ये लिखा हुआ होता है। ठीक है, ये किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम कहाँ से लिया गया है? वो महोपनिषद से लिया गया है। अतिथि देवो भवः तैत्तिरीय उपनिषद से। मातृदेवो भवः तैत्तिरीय उपनिषद से। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भयन्तु निरामयः यह वृद्धारण्य उपनिषद से लिया गया है। तमसो माँ ज्योतिर्गम्य वृद्धारण्य उपनिषद से इसको लिया गया है। आर्यों के विदेह क्षेत्र, विदेह क्षेत्र वर्तमान समय का कौन सा क्षेत्र है? वो मिथिलांचल है। मिथिला में कौन कौन से, मिथिलांचल क्षेत्र में कौन कौन से ज़िले आते हैं? मुजफ्फरपुर, मधुबनी और दरभंगा। ठीक है, सुपौल का भी कुछ एरिया अभी वर्तमान समय में कहा जा सकता है। तो आर्यों के विदेह क्षेत्र में बसने की चर्चा शतपथ ब्राह्मण में की गई है। इसमें विदेह माधव द्वारा अपने पुरोहित गौतम राहुगण के साथ अग्नि का पीछा करते हुए सदानीरा नदी, सदानीरा नदी आज की आधुनिक गंडक नदी है, तक पहुंचने का वर्णन है। यजुर्वेद में सबसे पहले विदेह राज का उल्लेख मिलता है और वाल्मीकि रामायण में मलद और करुणा शब्द का उल्लेख बक्सर के लिए किया गया है, जहां तारिका राक्षसी का वध हुआ था। अब इसको हम लोग एक बार फिर से देखते हैं। सबसे पहले आर्य मगध के क्षेत्र में आते हैं, तो किस क्षेत्र में आते हैं? वो विदेह क्षेत्र में आते हैं। विदेह क्षेत्र वर्तमान का मिथिलांचल का क्षेत्र है। वहाँ पे आर्य, हमें जैसे पता है कि हड़प्पा संस्कृति की शुरुआत कहाँ हुई थी? हड़प्पा संस्कृति की शुरुआत पंजाब के आसपास के एरिया में हुई थी, सिंधु नदी के आसपास के एरिया में। तो वहाँ से सभ्यता की शुरुआत होने के पश्चात वहाँ से आर्यों का आगमन धीरे धीरे गंगा नदी के तटवर्ती इलाकों में मैदानी क्षेत्रों में हुआ। और जब वो यहाँ आए तो सबसे पहले वो कहाँ गए? विदेह क्षेत्र में। विदेह क्षेत्र के में इसकी जानकारी हमें किस ग्रंथ से या किस जगह से मिली? उसकी जानकारी हमें शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ से मिली है। शतपथ ब्राह्मण में क्या कहा गया कि वहाँ जो विदेह माधव थे वो अपने पुरोहित गौतम राहुगण के साथ अग्नि का पीछा करते हुए सदानीरा नदी के तट पे पहुँचे। सदानीरा नदी कौन है? सदानीरा नदी गंडक नदी है। गंडक नदी जिसकी शुरुआत कहाँ से होती है? इसकी शुरुआत नेपाल से होती है। यह पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण से होते हुए वैशाली जिला से होते हुए पटना के आसपास बहते हुए गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, यजुर्वेद में सबसे पहले विदेह राज का उल्लेख है और वाल्मीकि रामायण में मलद और करुणा शब्द का उल्लेख बक्सर के लिए किया गया है, जहाँ पे तारिका राक्षसी का वध हुआ था। अब देखिए कि बिहार और वैदिक संहिता या बिहार और साहित्य में जो संबंध है उसके बारे में कहा गया है कि विश्व की सबसे प्राचीन मानी जाने वाली कृति वेद संहिता है। विश्व की सबसे प्राचीन संहिता जो है वो वेद संहिता है। और वेद संहिता में कितने वेद हैं? यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद, जिनमें इन चारों वेदों में बिहार का उल्लेख मिलता है। वेदों की संहिता से रचित ब्राह्मण ग्रंथ जिनमें ऐतरेय, शतपथ, तैत्तिरीय आदि है। ठीक है, इनसे भी बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। कुछ वैदिक कालीन नदियां हैं जिनका वर्तमान नाम और पूर्व का नाम जानना भी जरूरी है। ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि बताइए कि वितस्ता किस नदी का नाम था। ठीक है, झेलम नदी का। तो हम लोग इसको भी देख लें। सतलज नदी का प्राचीन नाम क्या था? सतुद्री।
सतलज नदी का प्राचीन नाम सतुद्री, व्यास नदी का प्राचीन नाम विपाशा, रावी नदी का प्राचीन नाम परुष्णी, झेलम वितस्ता, चेनाब अस्किनी, गंडक शदानीरा, सिंधु सिंधु और घग्गर नदी को दृश्य द्विती कहा जाता था। ठीक है। आर्यों के द्वारा क्षेत्रों का भी नामकरण किया गया था। इस बात की जानकारी हम कैसे मिली? इस बात की जानकारी वेदों से, प्राचीन संहिताओं से हमें प्राप्त हुई है कि हरियाणा और पंजाब का क्षेत्र को ब्रह्मावर्त कहा जाता था। गंगा और यमुना नदी के दोआब का क्षेत्र, दोआब का क्षेत्र क्या कहलाता है? दोआब का मतलब दो नदियों के बीच का क्षेत्र। तो गंगा और यमुना नदी के दोआब का क्षेत्र को क्या कहा जाता था? ब्रह्मर्षि देश। हिमालय और विंध्य क्षेत्र, मध्य देश और बिहार और बंगाल का क्षेत्र आर्यावर्त कहलाता था। यही बिहार और बंगाल का क्षेत्र प्राचीन बिहार का इतिहास है। अब हम लोग आते हैं महाजनपद काल में बिहार। महाजनपद काल में बिहार बुद्ध के जन्म से पूर्व लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बटा था। कितने जनपदों में? 16 महाजनपदों में, जिसका उल्लेख हमें बौद्ध ग्रंथ के अंगुतर निकाय से मिलता है। उस समय भारत के 16 महाजनपदों में से 3 मगध, अंग और वज्जी बिहार में थे। अब हम इन तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं। अंग क्या था? अंग राज्य का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में मिला है? अथर्ववेद में मिलता है। इसकी एक्चुअल सीमा कहाँ है? वर्तमान समय में अंग कहाँ पे अवस्थित था? वर्तमान समय में अंग भागलपुर के समीप, हमारा जो अभी भागलपुर एक ज़िला है उसके समीप, भागलपुर से होकर के गंगा नदी जाती है। गंगा नदी के किनारे ये बसा हुआ एक तरह का राज्य था। ठीक है। इस स्थान को ह्वेनसांग एक यात्री थे, एक चीनी यात्री थे जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई भी की थी। उन्होंने इस क्षेत्र को चिन्नपो कहा। चिन्नपो। ठीक है। अंग राज्य में कुल 25 राजा हुए, जिनमें पहला राजा का नाम क्या था? तितुक्षी, और अंतिम राजा का नाम ब्रह्मदत्त था। ठीक है। अंग जनपद की राजधानी कहाँ थी? चंपापुर। यह आधुनिक बिहार के भागलपुर और मुंगेर जिलों में शामिल है। महाभारत में चर्चित कुंती पुत्र कर्ण के यहाँ का अंतिम आर्य राजा था। महाभारत युद्ध के पश्चात अंग और मगध राज्य के बीच लगातार संघर्ष होता रहा। इस दौरान इस राज्य के अंतिम 3 राजा क्रमशः दधिवाहन, द्रधवर्मन और ब्रह्मदत्त थे। दधिवाहन के पुत्र चंदना जैन धर्म को स्वीकार करने वाली प्रथम महिला थी। मगध के राजा बिंबिसार ने अंग राज्य के अंतिम राजा ब्रह्मदत्त के समय इस राज्य को मगध साम्राज्य में मिला लिया।